हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है माहिर और आप देख रहे हैं मेडिफेलिक। आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। कल हमने 2 दिन के अंदर जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर दैट मींस इनहेरिटेंस के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस से शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, मैं आज की वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज एंड रीजंस, बट इसको हम ख़त्म करेंगे जल्द से जल्द आज और कल में, और अच्छे से समझेंगे कैसे, चुटकियों में। चलिए शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज द चैप्टर। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होता है? डीएनए आरएनए आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन से? एक तो डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल सेल्स, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड आर्किया सबके लिए। इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए किसके लिए होता है? वायरसेस के लिए। ये हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। आखिरी में लाइन बताता है कि डीएनए सबके लिए होता है और आरएनए वायरसेस के लिए होता है। ठीक है। इसके अंदर डीएनए का एक 2D स्ट्रक्चर बना रखा है। इसको अगर सिंगल स्ट्रैंड को अलग कर लो तो हमारे पास आरएनए आ जाता है, जो क्या है? सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर, ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आई एम सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है। एक तो होती है शुगर्स, फिर नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट या फॉस्फोनिक एसिड्स। तो सबसे पहले शुगर्स कौन कौन सी होती है? पेंटोज, एल्डोज, फ्यूरानोज, फ्यूरन रिंग। कौन कौन सी? पेंटोज, एल्डोज और फ्यूरान रिंग। ये हमारी राइबोज है, ये हमारी डीऑक्सी राइबोज है स्ट्रक्चर। इसको हटा दो ताकि आपको और क्लियरली दिखे। और एक काम करता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये देखो, OH, H, H, OH, H, OH, H एंड CH2OH। ब्लैक से बनाऊंगा ताकि और थोड़ा क्लियर लगे। तो हमारा क्या है? राइबोज। दूसरी टाइप की जो शुगर होती है वो होती है कौन सी? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज के अंदर होता है O, फिर 5 CH2OH एंड H, HOH, H, H, H एंड OH। आई होप सो ये आपको स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज में होना चाहिए क्या है, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे आते हैं। लाइक यहाँ से क्वेश्चन घुमा के आपको ये बायोमोलिक्यूल्स में डाल सकता है, राइट? तो थोड़ा हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। दूसरी चीज आती है नाइट्रोजनस बेसिस। कैसे होते हैं? 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कैसे होते हैं? 9 मेंबर्ड होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है C, सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड। तो कितना स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 मेंबर स्ट्रक्चर है, डबल रिंग। ऑब्वियसली दिख रहा है हम लोगों को, डबल रिंग है 1 एंड 2। ठीक है, चलो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? साइटाडीन आता है, एडेनोसिन आता है, एडिनोसिन, एडिनोसाइन, जो तुमको लगे बोल सकते हो। मेरे ऊपर मत कहना कि प्रोनाउंसिएशन कैसी यार भाई आपकी, तो इट इज हाउ इट इज, यू कैन प्रोनाउंसिएट एनी वे यू वांट। एडेनोसाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? हियर इट इज O, 5 बॉन्ड, OH, H, यहाँ पे H, OH, यहाँ पे OH, फिर H, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, ये लिंकेज है, इसको ब्लू से दिखा देता हूँ। ये वाली जो बॉन्ड आ रही है ये क्या है? नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं इसको, या तो N9C ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे CH2OH है, सॉरी। ओके, तो ये क्या? एडिनोसिन का स्ट्रक्चर, साइटाडीन का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली फिर से पेंटामर होता है। यहाँ पे C जुड़ जाता है, OH, HOH, H, CH2OH। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ गया? नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ गई, N1C1। यहाँ पे किससे जुड़ रहा था? N9C, यहाँ पे N1 से, यहाँ N से जुड़ रहा था और यहाँ स्टार्टिंग में जुड़ रहा है।
एडिनाइन के साथ शुगर बन जाए तो एडिनाइन एडिनोसाइन बोल सकते हो, या फिर आप डिऑक्सी एडिनोसाइन बोल सकते हो। गुआनिन के साथ शुगर जुड़ जाए तो गुआनोसाइन बोल सकते हो, डिऑक्सी गुआनोसाइन बोल सकते हो। साइटोसिन के साथ शुगर जुड़ जाए तो साइटिडीन या डिऑक्सी साइटिडीन। अगर यूरेसिल के साथ शुगर जुड़ जाए तो डिऑक्सी नहीं आता, क्या आता है, खाली यूरेडाइन आता है। या थाइमीन के साथ शुगर जुड़ जाए तो थाइमीन, थायनाइन ऐसा कुछ रहता है, खाली डिऑक्सी थायमाडीन आता है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं? गुआनोसिन, ये रहा, एच एच ओ एच ओ एच आ गया, और यहाँ पे ओ एच एच ओ सी एच टू एच, यहाँ इसका स्ट्रक्चर है ठीक है। और एक स्ट्रक्चर और दे रखा है इन्होंने, क्या बना है, फोस्फोफाइडिन बॉन्ड। कहाँ पे, हाँ की साइड ये बना रखा है, वो दिखा रखा है कि यहाँ से जब ये ओ थे, ये ओ हटे, इसको इरेज कर देते, एक काम करते हैं ताकि थोड़ा चमके आपको। देखो H2O निकल गया यहाँ से बाहर, क्या बचा, ये H2O बाहर निकल के, फिर उन्होंने यहाँ पे एक H2O और निकाल दिया दूसरी बारी में फिर H2O निकल दिया, तो क्या बचा, खाली ये O बचा। ये O इस P और इस फॉस्फोरस से जुड़ गया, फॉस्फेट, आई एम सॉरी, ये P से जुड़ गया, मतलब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, मतलब ये जो फॉस्फोरस से नहीं, मेरा मतलब तो जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है वो, वरना कुछ बच्चे गलत ले जाएंगे, मिस इंटरप्रेट कर देंगे और फिर मेरे को ही बोलेंगे यार तुम गलत पढ़ाते हो, देखेंगे नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से ये वाला जो O है ये इधर से जुड़ जाएगा ऐसे, ये हमारा क्या बन जाएगा, फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, एडिनाइन आता है, गुआनाइन आता है, फिर आता है पैरामिडीन। एडिनाइन का स्ट्रक्चर, गुआनिन का स्ट्रक्चर देख लो, ध्यान में रखो, बायोमोलिक्यूल्स में फिर से कराऊंगा, फिर भी देख लो स्ट्रक्चर्स। ठीक है। फिर पैरामिडीन के अंदर क्या आता है, ये साइटोसिन है, इसके अंदर से फोर्थ एमिनेशन हुआ, फिर फिफ्थ कार्बन पे क्या हुआ, मिथाइलेशन हुआ, तो हमें क्या बन गया, थायमीन। अगर साइटोसिन के अंदर एमिनेशन होता है फोर्थ कार्बन पे तो क्या होता है, यूरेसिल मिलता है। ठीक है, मतलब साइटोसिन से हमें यूरेसिल और थायमीन मिल सकता है। अगर साइटोसिन से यूरेसिल चाहिए तो फोर्थ कार्बन पे एमिनेशन कराएंगे, एमिनेशन, और अगर हमें फिफ्थ क्या कहते हैं, थायमीन चाहिए तो हम क्या करेंगे, मिथाइलेशन करेंगे फिफ्थ कार्बन पे यूरेसिल का। ठीक है, पते की बात है, मतलब नोट्स। यूरिक एसिड जो होता है इस 268 ट्राइऑक्सोप्यूरिन होता है। कैफीन इज also have purine rings. Amination of adenine gives 6 oxopurine, that is hypoxanthine. Deamination of guanine से क्या मिलता है, xanthine, that उसका क्या होता है 2,6-deoxypurine। यहाँ से क्या मिलता है, हमें हाइपोजेंथीन, और यहाँ से में क्या मिल रहा है, जेंथीन। किससे, अगर एडिनिन का डीएमिनेशन होगा तो हाइपोजेंथीन, और गुआनिन का होगा तो खाली जेंथीन। HNO2 नाइट्रस एसिड से अगर हम इज अ म्यूटेजन एंड डोमिनेटिंग एजेंट। ठीक है, साइटोसिन क्या होता है, डीएमिनेशन करता है, किसका, यूरेसिल, ये तो हमने पढ़ दिया। डीएमिनेशन होता है यूरेसिल, अगर यूरेसिल का करा तो थायमिन। ऑल कार्सोजेंस आर म्यूटेजेंस बट ऑल म्यूटेजेंस आर नॉट कार्सोजेंस, ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी प्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, आई थिंक नहीं, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा म्यूटेजेंस की, जिसमें बात करी थी जितने भी कार्सोजेनिक मटेरियल होते हैं, कार्सोजन सब म्यूटेजेंस होते हैं, लेकिन हर म्यूटेजेंस कार्सोजेनिक नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर ली, न्यूक्लियोसाइड्स पे बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स का तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये अगर नीचे आते हैं, ये रहा फॉस्फोएनहाइड्राइड। फॉस्फोएनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे ये क्या हमारा अभी हमने बनाया था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिख गया कि नहीं देखा। अब CMP कैंप क्या होता है, 3O2 लिंक विद OH फॉस्फेट। ये क्या होता है, एडिनाइल एसिटाइलेज एंजाइम होता है। क्या करता है, ATP को ADP में चेंज करता है और ADP को AMP में चेंज करता है, कैंप साइकिल।
सॉरी आई एम सॉरी डाइन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं। ATP से हमें CTP मिला, यहाँ से एक H2 ऐड हो गया, ये हटा। फिर यहाँ से 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिल जाते हैं, 1 और 2। ऐसे क्या मिलता है, फिर हमें एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है और हमें डाइन्यूक्लियोटाइड मिल जाता है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात है, ये नीट में नहीं पूछा जाता है, फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि बेसिक है, थोड़ा पता होना चाहिए, वरना आप लोग कहोगे कि पता नहीं क्या ही करा दिया। ठीक है। इफ DNA सर्कुलर, अगर DNA सर्कुलर है तो देखो मेरे ख्याल से हमने कुछ मिक्स तो नहीं किया, नहीं किया। जैसे इन DNA 680 नैनोमीटर लेंथ, इफ परसेंटेज ऑफ अ गुआनिन इज 300। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हो जा, ठीक है। एक करके देखते हो कि एक DNA के अंदर हमारा 680 नैनोमीटर की लेंथ है, जिसमें परसेंटेज ऑफ गुआनिन कितना है, 30% दे रहा है। यहाँ पे गुआनिन कितना है, 30%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ H बॉन्ड्स बताना है। तो बेस पेयर्स कितने दे रखे, हमें एक चीज़ यहाँ पे इन सर्कुलर DNA अगर 100 बेस पेयर्स है तो कितने फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड होंगे, 100 + 100। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हो गए, 2000 बेस पेयर्स। ठीक है, क्योंकि 50% AG होता है, 50% दूसरा होता है। जब 2000 बेस पेयर्स है तो टोटल बेसिस कितने हो गए, 4000। 30% ऑफ 4000 कितना हो गया, 30/100 इंटू 4000, 0 से 0 कट, कितना आ गया, 1200 गुआनिन और 1200 साइटोसिन। तो कितने हो गए, 2000 में से अगर 1200 गुआनिन है तो कितने एडिशन कितने बचे, 800, और साइटोसिन 800। मतलब देखो ये इस तरीके से होता है यार, मैं आपको दिखाऊं तो ये होता है जितना G इज इक्वल, देखो G + A होता है इज इक्वल टू T + C होता है। इन दोनों का नंबर सेम होता है, इसलिए ये 1200 हमने निकाल लिया। गुआनिन जब 1200 तो बाकी कितने बचे, 800। और ऑब्वियसली ये दोनों मिलके क्या बनाता है, अगर हम इनको डिवाइड किया जाए तो हमारे पास मतलब G + A अपॉन T + C 1 आता है। ठीक है, इसी वजह से हमने इसको कंक्लूड कर दिया कि इनके 2000 है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो गए, 12000 × 3 + 80 × 2 520। 2 DNA PNQ हैज इक्वल लेंथ कितनी, 340। इफ DNA P has 400 angstrom and DNA Q has 20% guanine, then which DNA gets denaturated at high temperature? तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकाल लो पहले। ये 340 नैनोमीटर है, कैसे लिख सकते हैं, तो ये नीचे 234 लिखा, ये आ गया 3400 अपॉन 234 इजिकल टू कितना आ गया, 1000 बेस पेयर के आसपास है। ठीक है, दैट इज टोटल बेसिस कितने, 2000। DNA P और DNA Q, जब DNA में 2000 है इसमें, तो इन्होंने देखो इसमें 400, इफ P है 400, 400A एडेनोसाइन, आई एम सॉरी। ठीक है, तो 400A है तो गुआनिन कितने होंगे, 600 ऑटोमेटिकली, मैंने अभी बताया था, 1000 बांट लो, 400 थायमीन होगा और 600 साइटोसिन, सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, 400 इंटू 2 + 600 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 800 और 18, 006 260 2600। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना आ गए, 2600 इसके, और इसकी कितना है 2400। ठीक है, तो इसमें से परसेंटेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कितनी है, P की, मतलब जितनी G और C परसेंटेज होगी उतने ज़्यादा स्टेबल होता है। एक चीज़ ध्यान रखें, मतलब इधर अच्छा नीचे लिखा भी है कि मोर, रुको ये लिखा है तो इसी को अंडरलाइन ऐसे कर देता ना,
मोर जी और सी स्टेबिलिटी परसेंटेज मोर स्टेबल, और मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्टेबल। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो पहले डीनेचुरेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। इफ डीएनए लेंथ इज इक्वल देन परसेंटेज बेसिस, तो इसका कुछ नहीं है, ये शायद बीच में पेज कोई गायब कर दिया है मैंने, आई एम सॉरी। देखते हैं डीएनए से, दो डीएनए क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का होता है। अगर मेरे को मिला पेज में ऐड करके फिर बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। डीएनए क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक मिक्सचर होता है, जिसके बीच का 5 से शुरू होकर 3 पे ख़त्म होता है। इनके जो बीच की बेस पेयर्स होते हैं, 2 बेस पेयर्स के बीच की लेंथ कितनी है, 0.3 नैनोमीटर, ठीक है। और ये दो जो चेन्स है, इन दोनों के बीच की क्या होती है, 2 नैनोमीटर, ठीक है। जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जी और सी के बीच में, और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एनसीईआरटी बोलती है। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार ये खुद ट्राई करना, ठीक है। इसमें पहले मैं थोड़ा एक एक चीज बता कि इन्होंने कहा 100 बेस पेयर्स है, टोटल बेस पेयर्स कितने, 100, तो 100 बेस पेयर बता दिया। तो यूकैरियोटिक डीएनए नंबर ऑफ एडिशन, और एडिनोइन कितने, ए है 40, थाइमिन भी इतने हो जाएंगे 40, जब ये दोनों 40 तो गुआनिन कितने हो जाएंगे 60, और साइटोसिन भी 60, ठीक है। कैलकुलेट किया, और टोटल बेस कितने हो गए, टोटल बेस हो गए हमारे 200, ठीक है। अब हमारे से बोला है कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैंने अभी बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा आ जाएगा, ये 100, ये 100, 200। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक बार निकाल के देखने, तुम्हें हिंट दे देता हूँ, 99 ऐसे कुछ करके मतलब यूज़ होगा 99, वो कैसे होगा तुम देखो, ठीक है। मैं बता दूंगा यार अगली क्लास में, कल भी तो क्लास है, तुम लोगों से नहीं हुआ आज कमेंट में डालना, मैं कल बता दूंगा। जो भी सेक्टर में डाउट हो आप कमेंट करो, मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, डीएम करो, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ डीएनए कहाँ से हुई, सबसे पहले मेंडल, इन्होंने पता लगा, इन्होंने एग्जैक्ट डीएनए तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ बोला कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है, फैक्टर्स उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद 1856 में 1901 के अंदर मेंडल्स की वक्त रीडिस्कवरी हुई, किसने करी, सटन बोवेरी। उसके बाद मॉर्गन ने लिंकेज डिस्कवर किया 1910 के अंदर। 1869 के अंदर एक मिशर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या एक एसिडिक मटेरियल होता है ऑब्जर्व फ्रॉम द सेल न्यूक्लियस नेम न्यूक्लिन, उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ एक एसिडिक मटेरियल है। उसके बाद ऑल्टमैन है, उन्होंने टर्म न्यूक्लिक एसिड दी। फिर कोसेला, उन्होंने प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स को डिस्कवर दिया। उसके बाद लिविन आए, लिविन ने क्या कहा कि ATGC के बारे में, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बारे में। उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू लिवर हाइपोथेसिस डीएनए अपीयर टू बी टेट्रान्यूक्लियोटाइड, मतलब 4 चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर चारगाफ आए 1940, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बता दिया कि A किसके बराबर है, T के, और G किसके बराबर है, C के। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस है, उन्होंने क्या कहा, एक्सरे डिफ्रेक्शन से बताया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बता दिया कि कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। लास्ट में वॉटसन क्रिक ने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया, साइलेंट फील्ड, ठीक है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाद में डिस्कवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस, पहले डिस्कवर हो सकता तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया, प्रपोज किया डीएनए स्ट्रक्चर कि ऐसा हो सकता है, यूं हो सकता है, लेकिन जब आगे तकनीकें बढ़ी, टेक्निक्स हमें मिली, नई नई हमें कंप्यूटराइज चीज़ें मिली, इंसान मतलब मॉडर्न होता गया, तो उसने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डीएनए का पता लगा लिया। ये पूरा टोटल इस साल मतलब डीएनए स्ट्रक्चर पता लगने में कितना साल लगे, 84 ईयर्स। और जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हुआ मतलब डिस्कवर हुआ, उसके बाद से जो भी जेनेटिक्स की जाती है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उससे पहले कौन सी थी, मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज तक की, ठीक है। डीएनए के कुछ फीचर्स की, एक तो डबल हेलिक्स मॉडल है, साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हमें पता है इसलिए डीऑक्सी बोलते हैं, हैविंग शुगर फॉस्फेट एज बैकबोन विद
बेस इज प्रोजेक्टिंग इनसाइड। 2 चेन्स होती हैं, एक 5 to 3, ये अनदर कौन सी होती है 3 to 5। बेसिस फ्रॉम 2 चेन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जहाँ पे एडिनोसिन बेस पेयर विद थायमीन एंड ग्वानिन, और ग्वानिन किससे बनाता है, साइटोसिन से। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्यूरिन होता है बेस पेयर के साथ, जिसमें सिंगल रिंग होती है तो पैरामिडीन होता है। ठीक है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट हैंडेड कॉइल होता है ऐसा, वेयर 1 टन हैव 10 बेस पेयर्स, एक टन में कितने होते हैं 10 बेस पेयर्स हैं, विद द पिच 3.5 नैनोमीटर हमने बताया था, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ऐसे, जैसे ये पिच, और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितनी 0.34 नैनोमीटर। कंफ्यूज मत हो ना, पिच का कितना है 3.4 और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.34। आखिरी में क्या, बेस पेयर वर स्टैक्ड ओवर ईच अदर विद कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। डीएनए टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, जी टाइप। उसकी देखो ये एनसीईआरटी नहीं देती तो खाली रीड कर लो। टाइप ऑफ डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है। ओके, सर्कुलर डीएनए कैसा होता है, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स इनके अंदर होता है। लीनियर डीएनए माइकोप्लाज्मा, यूकैरियोट, न्यूक्लियर डीएनए इनके अंदर होता है। ओ लीनियर डीएनए यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियर डीएनए तो उसके अंदर। ठीक है, फिर आता है बी टाइप डीएनए। बी टाइप डीएनए कैसा होता है, बोथ स्टैंडर्ड इन लिंकेज स्टेयरकेस, लाइक स्टेयरकेस, ऐसा ना यू। एंगल बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होता है 36 डिग्री। बोथ स्टैंडर्ड राइट हैंडेड कॉइल होते हैं। पिच कितनी है 3.4 नैनोमीटर एक टन की। ठीक है, अब डबल हो गया एक दूसरे के ऊपर, लाइक ऐसे करके। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेटे जा रहे हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल है ये। सेंट्रल डोगमा, वर्बल हाइपोथेसिस या कंट्रीब्यूशन बाय ग्रीक। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, मतलब एक 1958 में एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कि इट गिव यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इन अ लिविंग सिस्टम। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए बार बार बनता है, उसी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिससे वो क्या बनता है आरएनए। आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन के थ्रू। ये नीट में पूछा जा चुका है, लाइक ट्रांसक्रिप्शन की जगह छोड़ के पूछा जा चुका है, तो भैया ध्यान रखो। ठीक है, ना और हाईलाइट कर दिया ताकि तुमको दिखता रहे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है, टेम्पलेट डीएनए पे होता है। क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। एंजाइम कौन सा यूज करता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन किस पे होता है, डीएनए पे होता है, डीएनए ही बनाता है। एंजाइम कहता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सेंट्रल डोगमा मॉडिफाइड, उसके अंदर होगा बाय थैमिन। किस साइंटिस्ट के द्वारा, टैमिन। उन्होंने क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इंक्लूड कर दिया, जिसको टैमिनिज्म भी कहते हैं। क्या हुआ कि आरएनए से वापस डीएनए बनाना, क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, उसके बाद पैकिंग ऑफ डीएनए। बेस पेयर्स कितने होते हैं 5 into 174 इज इक्वल टू कितने न्यूक्लियोटाइड्स 5386 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 5.5 डीएनए वायरसेस। लैम्डा फेज कितने होते हैं 48502 बेस पेयर्स। और मेमेलियन, देखो ये सब बेकार है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में, इसके इकोलाई के बारे में बोला, इसके बारे में जितना मैंने एनसीईआरटी पढ़ी उतना मतलब कहीं पे भी नहीं बोला है। तो एक बार रीडिंग लगा लो नॉलेज के लिए। इसके अलावा नीट में मेरे को नहीं लगता पूछ भी सकता, क्योंकि इस बार मैंने सुनने में आया कि शायद आउट ऑफ दी बुक भी क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर ध्यान नहीं, शायद मॉर्फोलॉजी और एक चैप्टर और बोला था। चैप्टर जाने मैं बताता हूँ, लेकिन आउट ऑफ द भी होंगे बुक, तो थोड़ा पढ़ ही लेंगे एक्स्ट्रा एक एक चीज़, तो क्या ही होगा फायदा, मतलब नुकसान क्या ही होगा। ज्ञान है भाई, ले लो जितने हो सके। ठीक है, जितना ज्ञान हो सके ले लो, बर्बाद नहीं जाएगा। डीएनए लेंथ कितनी होती है 2.2 मीटर की। सेल लेंथ कितनी होती है 10⁻³ मीटर्स। और न्यूक्लियस लेंथ कितनी होती है, ये देखो इन सब के अंदर डीएनए होता है 2.2 मीटर का। देख रहे हो कितना लंबा, इतना कॉइल्ड होता है, छोटू सा पता भी नहीं चलता। पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स कैसे होता है, लार्ज लूप की तरह अपीयर होता है, शगड़म तो न्यूक्लियोटाइड्स, फिर ये ऐसे खुलते हैं, फिर नेगेटिवली सुपर कॉइल हो जाता है और ये इस तरीके से बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इट इज़ अ रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट इन पैकेज फॉर्म। ओके,
प्रोटीन हेल्प्स इन पैकेजिंग, कौन सा करता है? पॉलीमरेज। नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए विद प्रोटीन फॉर्म पैकेज डीएनए विद द लार्ज लूप्स। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है? हिस्टोन के अंदर, मतलब बेसिक प्रोटीन प्लस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू स्लाइड चेन ऑफ लाइसिन एंड आर्गिनाइन, दोनों कैसे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ये क्या करता है? हिस्टोन हेल्प इन पैकेजिंग, किसके अंदर होती है सिंथेसिस? एस फेज के अंदर। 5 टाइप ऑफ हिस्टोन्स होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। टुगेदर ये सारे क्या बनाते हैं? एक ऑक्टोमर बनाते हैं। ऑक्ट मतलब 8, देखो ठीक है। जब ये ऑक्टोबर बनाते हैं तो इसके अंदर क्या H1 प्रोटीन लैक करता है। इसकी ये कितनी होती है लेंथ? 200 बेस पेयर्स की लेंथ होती है लीनियर डीएनए। फिर ये जुड़ता है, ये रैप कर जाता है। कितने टन्स होते हैं यूकैरियोट्स वाले डीएनए के अंदर? 1.75 टन्स होते हैं। आता है न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स के अंदर क्या होता है? 200 बेस पेयर, मतलब ऑक्टोमर्स प्लस H1 हिस्टोन। एक पते की बात, नोट्स में क्या कहता है? H3 एंड H4 आर मोस्ट कंजर्व्ड हिस्टोन्स। H3 एंड H4 मोस्ट कंजर्व्ड कंपेयर इन कॉमन पीपल एंड इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। H1 हिस्टोन्स कैसे होते हैं? ज्यादातर वेरिएबल होते हैं। लेवल ऑफ पैकेजिंग कैसी? लेवल ऑफ पैकेजिंग आई डोंट थिंक सो, यू गाइस नीड टू लर्न। जस्ट हैव मैं नोट्स भेज दूंगा, आप रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन जस्ट रीड इट डाउन। 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पता होना चाहिए। यूक्रोमेटिन कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वहीं पे हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यूक्रोमेटिन को लाइट चेन भी कहते हैं। लेस कंडेंस होता है, रेप्लिकेट एस फेज के अंदर करता है, स्टार्टिंग के अंदर इन अर्ली एस फेज। वहीं पे हेट्रोक्रोमेटिन डेंस चेन होता है, मोर कंडेंस होता है, मतलब एक साथ जुड़ा और लेटर इन एस फेज क्या करता है? रेप्लिकेट करना शुरू करता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली कोडिंग रीजन इन यूक्रोमेटिन जेल गेट्स ओपन, मतलब खाली यूक्रोमेटिन के अंदर ही ओपन होता है ट्रांसक्रिप्शन। हेट्रोक्रोमेटिन का ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है। आर स्ट्रेन इंजेक्ट, अच्छा ये देखो कि पता कैसे चला। देखो आर स्ट्रेन था, उन्होंने माइस के अंदर, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, माइस जिंदा बच गया। जब एस्ट्रेन किया तो माइस मर गया। वहीं पर उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन किया तो माइस जिंदा बच गया। अगर उन्होंने जिंदा आर स्ट्रेन डाला और हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला तो क्या करा? माइस मर गया। लेकिन जो मरे हुए माइस था उसके अंदर से जिंदा एस्ट्रेन मिला, जबकि हमने क्या करा था? हमने इंजेक्ट तो मतलब हीट किल्ड एस्ट्रेन किया था, एस्ट्रेन मरा हुआ मतलब अंदर डाला था, लेकिन मिला कैसा? जिंदा। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ हुई, हमने डाला कुछ निकला कुछ। तो इससे क्या पता चला? some biochemicals from heat kill strain enters into the arsine and enable arsine to synthesize mucus code and convert into estrins. Chemical nature of that biochemical is unknown. अभी तक पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी मतलब डिस्कवर कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है बॉस। ठीक है। 1944 के अंदर ऑसवर्ल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लॉइड और मैकलेन मैक्लार्टी आए, ठीक है। उससे पहले प्रोटीन के ऊपर मैं सोचा जाता कि शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, सोच रहे थे ये लोग 1944 से पहले कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एस्ट्रेन वाला वही सीन किया, देखो क्रिएट किया, एस्ट्रेन डाला, हीट किल, 3 बायोकेमिकल आइसोलेट किए, 3 चीज़ें मिली, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। किसमें से? एस्ट्रेन के अंदर से। जब उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डाला तो आरएनएस, डीएनएस, प्रोटीन इंटैक्ट मिला। इसके अंदर आरएनएस और प्रोटीएस के अंदर आरएनए इंटैक्ट मिला, और प्रोटीएस और आरएनएस के अंदर क्या मिला? डीएनए इंटैक्ट मिला। इसके अंदर क्या हुआ? डीएनए डाइजेस्ट हो गया, इसके अंदर डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ। इससे जो ये एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए जिसमें वो था उसी के अंदर हमें आर स्ट्रेन मिल रहा था, बाकी किसी में नहीं मिल रहा था, ठीक है। आर स्ट्रेन जो जिंदा मिल रहा था इसी के अंदर से मिल रहा था। मैनी वर्कर्स उन्होंने कन्विंस नहीं हुए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इसका द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शी एंड चेज। एक हार्शी और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से सबने मान लिया कि गुरु डीएनए है, ठीक है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बोथ यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या करते हैं? ओपन हो जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा हो जाता है? फैकल्टेटिव या कॉन्जुगेटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव या फैकल्टेटिव।
जो कॉन्स्टिट्यूटिव कैसा होता है, हमेशा कंडेंस रहता है लाइक सेंट्रोमर के अंदर। फैकल्टेटिव कैसा होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन, वापस यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट किया, मतलब हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जांपल एक्स क्रोमोसोम, बार बॉडी होती है इसके ऊपर, ठीक है। फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, वन बिकम हेट्रोक्रोमेटिन। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, अच्छा मेंडल वर्क, उसके बाद मेंडल्स की डिस्कवरी हुई, लिंकेज वगैरह हुई। फिर 1926 के बाद एक्सपेरिमेंट हुआ किसकी वजह से, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, क्यों होता है क्यों होता है क्यों होता है। हेरिडिटरी के ऊपर वर्क हुआ, क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला। क्रोमोसोम बाय दिस टाइम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज अराउंड 3 बायोकेमिकल्स। उन्होंने मान लिया है तो डीएनए या तो आरएनए या फिर प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक है जो जेनेटिक मटेरियल को आगे कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। 1928 के अंदर ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर क्या किया, उन्होंने 2 स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन के अंदर रफ कॉलोनी बनाई फॉर्म, नॉन वायरुलेंट, जिसके अंदर निमोनिया कॉज नहीं हुआ। वहीं पर एस स्ट्रेन के अंदर शाइनी एंड स्मूथ कॉलोनी मिली, जो कैसे थी, वेरुलेंट थी, जिसके तब म्यूकस कोड भी मिला और ठीक है, क्या था, माइकोपॉलीसैकेराइड्स भी पाए गए। ज़्यादा स्टेबल बेस क्या होता है, यूरेसिल होता है, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल थायमीन होता है। ठीक है, यहाँ पे तक तो हमें समझ आ गया कि हाँ इन दोनों में से एस्ट्रिन के अंदर पाया गया। फिर हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। उनको अभी तक क्या पता था एक्सपेरिमेंट से पहले ये पता था कि बैक्टीरियोफेज जो होता है एक वायरस है, अटैक करता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर, मतलब बैक्टीरिया से छोटा होता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो उन्होंने जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर डाला, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला। उन्होंने क्या प्रूव किया कि बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल विच एंटर इज डीएनए होता है। इन्होंने 2 रेडियो एक्टिव लिया, फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35। इन्होंने दोनों का एक को डीएनए के अंदर डाला, इसको प्रोटीन के अंदर डाला। उनके पास 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज मिले, कैसे, विद इन प्रोटीन हैविंग S35 एंड विद डीएनए हैविंग P32, मतलब फॉस्फोरस 32। जब पेट्री प्लेट में जब चेक किया तो वायरस ने अटैक करना शुरू। वायरस किसके, वायरस है प्रोटीन विद, वायरस के अंदर प्रोटीन कौन सा है, वायरस हैव प्रोटीन कौन से वाले, जिसके अंदर सल्फर 35 है। वहीं पर बैक्टीरिया ग्रो किसके ऊपर करे, सल्फर 35 मीडियम के ऊपर ग्रो करे। सिमिलरली जब वायरस डीएनए विद P32 करा तो प्रोटीन के अंदर क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन डाला, जो डीएनए मटेरियल थी वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ से इधर आ गया। जब ब्लेंडिंग की गई, ब्लेंडिंग से क्या रिजल्ट मिले कि मतलब ब्लेंडिंग की गई, गोश्त डिटैच हो गया, अलग अलग हो गया, हैवी और लाइट अलग अलग हो गए, पैलेट अलग अलग हो गए। सेंट्रीफ्यूगेशन किया जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल्स जो कि हैवी था वो नीचे बैठ गया और हल्का वाला ऊपर आ गया। स्टेप्स कहते हैं वायरस विद डीएनए P32, इन्फेक्शन क्या आ गया, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। हार्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट में क्या कहते हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। Radioactively form pellet coming from DNA. This means biochemical which enters is DNA. Interference किसकी, मतलब inference, bacteriophage containing radioactive DNA when in fact radioactively appears in pellet which is coming from the genetic material. This proves that DNA is the genetic material. Okay, genetic material की criteria क्या होना चाहिए, DNA is universal genetic material in all living organism, but alone in viruses. RNA क्या होता है, genetic material होता है, like tobacco mosaic virus. Okay, on which criteria basis nature decides out of 3 biochemicals, RNA, DNA और प्रोटीन में से which is to be genetic material, किस बेसिस पे करती है नेचर डिसाइड कि जेनेटिक मटेरियल एबल अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल हो, इट शुड अंडरगो स्लो चेंज, एवोल्यूशन होने के लिए उसमें चेंजेस आए, ठीक है, और इट एक्सप्रेस मेंडेलियन पैटर्न्स। यूनिट फैक्टर सिंगल क्या होता है, प्रोटीन, जो कि क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल करता है। कंपैरिजन ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन फॉर जेनेटिक मटेरियल एबल टू प्रोड्यूस रेप्लिका। डीएनए एंड आरएनए दो कैन मेक कॉपीज, ठीक है, बेसिस बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकते हैं। सिंस बोथ आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो प्रोटीन वहाँ की रेप्लिकेट नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल केमिकली स्टेबल कौन सा होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। आरएनए 2OH होता है, वहीं पे डीएनए 2H होता है, स्टेबल अगेंस्ट डिग्रेडेशन।
लायबल टू डिग्रेडेशन। यूरेसिल होता है जो किसका मोस्ट रिएक्टिव बेस होता है। यूरेसिल डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह? थायमीन। आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, वहीं पे डीएनए कभी कैटलिस्ट बन ही नहीं सकता। प्रोटीन स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है और अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, लाइक डीनेचुरेशन हो जाता है। और प्रोटीन कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। आरएनए डीएनए क्या करता है? स्लो चेंज करता है, स्लो म्यूटेशन शो करता है, वहीं पे आरएनए एकदम से फास्ट म्यूटेशन करता है। एविडेंस आरएनए वायरस म्यूटेट फास्टर देन डीएनए वायरसेस। वायरसेस ज़्यादा जल्दी मतलब म्यूटेट होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। और देख रहे हो ना कोविड-19 एक ही सेल के अंदर उसकी नई डोज बनानी पड़ी, ताकि क्योंकि उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे थे जो नई वैक्सीन थी उसके लिए असरदार नहीं थे। 1958 के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इकोलाई बैक्टीरिया देन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। दे ग्रो इकोलाई ऑन द नाइट्रोजनस सोर्स। जरा NH4Cl के अंदर नाइट्रोजन है, दो आइसोटोप्स N14 एंड N15। N14 क्या होता है? नॉर्मल होता है, N15 हैवी होता है बट रेडियो एक्टिव नहीं होता। उन्होंने दोनों को इकोलाई के ऊपर ग्रो किया काफ़ी सारी जनरेशन्स के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या देखा? इकोलाई सेल जो था उसके ऊपर बहुत स्ट्रेंथ्स थे N15 डीएनए के, ठीक है। 20 मिनट बाद ये इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों थे N15। 20 मिनट बाद जब इन्होंने N14 को सोर्स डाला तो एक तो ये आ गया और एक N14 आ गया, एक N15 हो गया। 40 मिनट के बाद क्या हुआ? N15 हाइब्रिड करने लगा N14 और N15 उधर अलग करने लगा, तो उनको N14 और N15 मिले, दो के कैसे थे? 100% हाइब्रिड थे। पर जब इसको आइसोलेट किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो डेंसिटी इनकी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से खाली N15 डीएनए मान लो खाली हैवी डीएनए मिले। जब इनको और बांटा गया और टाइम बाद देखा गया 60-40 सब कितने 60 मिनट बाद, 60 मिनट के बाद कैसा है? 50% हाइब्रिड थे, 50% लाइट थे, मतलब ये तो लाइट हो गए N14 N15। हाइब्रिड कैसे हो गए? जो एक N14 है और एक N15 है, ये N14 आ गए, तो N14 50% हाइब्रिड निकले और 50% लाइट निकले। यहाँ पे कैसे थे? 50% और दोनों 100% कैसे थे? हाइब्रिड मिले थे, मतलब N14 और N15। जब इसको और करते जाओगे तो ये और टूटता रहेगा। 80 मिनट्स बाद हमें दो हाइब्रिड मिलेंगे और लाइट कितने मिलेंगे? 14। इसलिए ऐसे करके आगे और बिखरते रहेंगे, ठीक है। लाइट की जो क्वांटिटी है वो कैसे होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। टेलर वर्कड ऑन दी वेसिया फेबा, जिसको फेबर बीन्स कहते हैं, किसके थ्रू? रेडियो एक्टिव थायमिडीन के थ्रू। अच्छा कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आप करना। उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट मेसेज एंड स्टेफल परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए 6.25, कैलकुलेट द टाइम। उन्होंने कहा 6.25 है। देखो पहली चीज हमें ध्यान है 80 मिनट बाद कितने मिल रहे थे हाइब्रिड की? 12.25 टी, ठीक है। अगर इसमें से और कर दो हमें कितने मिले? 16। पहले 4 मिले, फिर 4 4 4 4 और कितने हो गए? 16। अब 16 को और बांट दो, टुकड़े कर दो छोटे छोटे, तो 6 इसका हाफ कितना हो जाएगा? 12.2 का। 6.25 कितने पे? 2 पे, राइट। कितने बन जाएगा? 100 मिनट्स। अब आता है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन कैसे होता है, टर्मिनेट कैसे होता है, किससे? टोटल लेंथ ऑफ डीएनए क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ ऑल रेप्लिकन नॉट रेप्लिकेट टुगेदर। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है? पहले थोड़ी थोड़ी करके होती, एक साथ पूरी नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीटेड इन फ्यू रेप्लिकेशन देन इन अदर्स। एक प्रोकैरियोट्स डीएनए, प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है? सिंगल रेप्लिकेशन होती है। ये डीएनए इसके छोटे 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 आर पार्ट्स में काट लिया। यूकैरियोट के अंदर क्या होता है? मल्टीपल रेप्लिकॉन होता है, रेप्लिकेशन होती है। कैसे? साइज ऑफ रेप्लिकॉन इन प्रोकैरियोट्स कैसा होता है? बड़ा इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन इज फास्टर देन यूकैरियोट्स। ओरिजिन कहाँ से शुरू होती है रेप्लिकेशन? सबसे पहले ये डीएनए स्ट्रक्चर है, इसके एंड्स हैं यहाँ पे, और हेलिकेज एंजाइम आएगा। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? इसको ओपन कर देगा यहाँ से, ओरिजिन से इसको अनवाइंड कर देगा।
जब ये अनवाइंड करेगा तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और आ जाएगा, फिर इसको क्या करेगा, अलग अलग कर देगा यहाँ से सिंगल बाइंड। ठीक है, इसके बाद प्रोकैरियोट्स के अंदर हेलिकेज और जो टोपो आइसोमर से ये क्या करेगा, सिंगल एंजाइम मतलब डीएनए गायरेज का काम करेगा, डीएनए गायरेज आ जाएगा, वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन फॉक बना देगा, फिर ऐसे करके यहाँ से इसको बीच से कट कर देगा। ये डीएनए था, पहले हेलिकेज आया, हेलिकेज ने इसको बाइंड किया जो, और फिर ये साइड से कसता, देखो जब ये एक खुल रहा है तो पीछे की तरफ से ऑब्वियसली साथ साथ थोड़ा टाइट कसता रहेगा। ठीक है, फिर एसएसबी आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो क्या करेगा, डीएनए को ओपन रखेगा। उसके बाद प्रोकैरियोट्स के अंदर दिन प्रोकैरियोट्स इन प्लेस ऑफ हेलिकेज और ट्रोपोमेरिज्म वन सिंगल एंजाइम कौन सा, डीएनए गायरेज आ जाता है। ये तो यूकैरियोट्स के अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए गायरेज आ जाता है, किसकी जगह, टोपोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज और हेलिकेज की जगह। जब ये हो गया, यहाँ से टूट गया मतलब कट गया तो डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है अब ये 5 से 3 तक। इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या दो रिक्वायरमेंट्स होती है, दैट इट पॉलीमराइजेज ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन होगी, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड इन 3 एंड, यहाँ पे एंड होगी और यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे इट रिक्वायर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 OH एंड प्राइमर, आरएनए प्राइमर प्रोड्यूस प्राइमरेज या प्राइमरेज आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या आरएनए प्राइमर यहाँ पे आके लगता है, यहाँ पे आके लगता है, फिर ये ऐसे आगे बढ़ता रहता है इस डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 है तो 3 पे देखो इन्होंने क्या कहा 5 to 3, 5 to 3 मतलब नहीं यहाँ पे 5 to 3 मतलब यहाँ पे, जहाँ पे 3 डायरेक्शन है वहाँ पे 5 लगने शुरू हुआ, यहाँ पे डीएनए ओपन होना फिर शुरू हुआ, ये ओरिजिन है, फिर एप्लीकेशन फॉक बनने लग गया। लैगिंग स्ट्रैंड देखो दो होते हैं, एक तो हो गया देखो ये तो हो गया बिल्कुल कॉन्टिन्यूस, एक हो गया छोटे 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 डिसकॉन्टिन्यूस, जो डिसकॉन्टिन्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, और जो कॉन्टिन्यूस होता है वो कैसा होता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड तो एक साथ बन जाते हैं, वहीं पे जो क्या कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके बीच में ना छोटे छोटे गैप्स आ जाते हैं, ना गैप्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। उन जो लैगिंग स्ट्रैंड ऑलवेज रेप्लिकेट फॉरवर्ड्स फास्ट, रेप्लिकेशन फॉर टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, इट इज अवे फ्रॉम, जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है कैसे, इट इज अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर टुवर्ड्स ओरिजिन, और लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ पर गया, इट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन, वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक, इट इज टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन। ये जैसे रेप्लिकेशन फॉक है वो यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अवे, लैगिंग की हमेशा में अवे होती है। सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज DNTP5, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग गैप्स बिटवीन पॉलीमरेज, कौन से होते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। मैंने बताया गैप्स आ जाते हैं, उन गैप्स के बीच में क्या कौन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं, उनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व्स इन द स्टीलिंग ऑफ गैप्स बिटवीन 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन लैगिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एंजाइमिक एक्टिविटी क्या होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होता है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस होता है, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस होता है, 5 to 3 पॉलीमरेज होता है। पहला डीएनए पॉलीमरेज होता है, दूसरा क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2, ये कैसा का 5 to 3 है तो पॉलीमरेज है, और 3 to 5 है तो एक्सोन्यूक्लियस। डीएनए फॉर पॉलीमरेज 3, देखो तीनों की बात करें, 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 कैसे करते हैं, अगर 5 to 3 हो रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस या पॉलीमरेज करेगा, और अगर 3 to 5 हो रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस करेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, 5 to 3 है तो पॉलीमरेज, और 3 to 5 है तो एक्सोन्यूक्लियस। और डीएनए पॉलीमरेज 3, 5 to 3 है तो पॉलीमरेज, और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। ये तुम्हें याद रखना है, पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे ये प्राइमर जो था ये बन गया, यहाँ पे रिमूव ये होकर जाके जो प्राइमर थे छोटे छोटे गैप्स उनको हटाया डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आके, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिख रही है।
फिर प्रूफ रीडिंग हुई, वापस एक और डीएनए पॉलीमरेज 3 आया, किसमें, कौन से फेज में, एस फेज के अंदर। ठीक है, उसने सिंथेसाइज करना शुरू किया और जो ये छोटे छोटे प्राइमर थे उनको रिमूव हटाना शुरू किया। फिर जो डीएनए डैमेज होता है उसको रिपेयर होती है। उन्होंने क्या किया, जो 5 to 3 डायरेक्शन से मूव कर रहा था उसको डीएनए को रिमूव कर दिया। वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है जी फेज के अंदर। फिर क्या करता है, 5 to 3 है, मतलब यहाँ से क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम आएगा, और यहाँ पे 5 to 3 आ रहा है, फिर पॉलीमरेज दोनों तरीके से आएगा। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन अपन लोग कल करेंगे। ओके, देखो ये मेरे को पता है ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझने में दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ी देता है, तो इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, संडे में आप लोगों को इसकी एनसीईआरटी एक बार रीड करवाऊंगा। ये एनसीईआरटी रीड करने से आपको जो भी डाउट्स होंगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कमेंट करो, इंस्टा पे डीएम करो। आई होप सो ये आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बी सेफ, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।